IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है योगिता यादव की कहानी नए घर में अम्मा, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। अरे ये सवेरे सवेरे गुड़िया किनकी खुल पड़ी। कहते कहते रामेश्वर ने एक लंबी छलांग लगाई और कुबड़ से दोहरी हुई अम्मा की पीठ पर चढ़ बैठा। पर अम्मा की पीठ क्या, न उठान न पठार, बस एक फिसलन भरा कुबड़। सहज सहज कदमों से चलने वाली अम्मा अचानक आए उस भार को संभाल न सकी और किसी गठरी की तरह लुढ़क पड़ी। देह का जोड़ जोड़ चोटिल हो गया। अम्मा किससे कहें, बस रो पड़ी। उठने की कोशिश की सो उठा न गया। रोती हुई अम्मा सोचने लगी, ओ मोरी मैया, ओ मैया, आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। रोटी भी न मिली। सोचा था थोड़ा गुड़ रखा है उसी से रोटी खा लेंगी, पर जब तक रोटी खाने की नौबत आई कुत्ता सबकी सब लेकर भाग गया। अब कुबड़ी अम्मा कितना दौड़ पाती कुत्ते के पीछे, बस चूल्हे के पास बैठी दुख मनाती रही। दुख से भूख कहाँ मिटती है। भूख मिटाने की आस में घर से निकल पड़ी थी कि भतीजों की बहुओं में से कोई तो बुढ़िया को 2 रोटी दे देगी, और रास्ते में ही रामेश्वर खिलौने सा खेल गया। खिलौना ही तो हो गई हैं अब अम्मा पूरे गांव के लिए। कोई रीति रिवाज पूछना हो तो बहुएं बहला कर लेवा ले जाती हैं। किसी का बालक रो रहा हो तो अम्मा की गोद में पटक जाती हैं, और जब अम्मा अपने दुख में रोने लगे तो गाली देने से भी नहीं चूकती। उनके कई नामों में से एक नाम रोवनवारी अम्मा भी है। अम्मा तो कभी भी रो पड़ती हैं, न दिन देखती हैं न दोपहरी। कभी कभी तो आधी रात को ही सुबक सुबक कर रोने लगती हैं। और फिर बड़ी छोटी नई पुरानी कोई भी बहू अम्मा को कोसने लगती। रोटी से लेकर बोटी तक सब नोच डालते। ये हैं लड़के जो कभी अम्मा ने गोद खिलाए थे। अब क्या इस पर अम्मा रो भी नहीं सकती? ये लड़के जब जवान हो जाते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते। जिसका जहां दाव लगे उसी पर हाथ साफ करता चलता बनता है। अम्मा खूब पहचानती हैं इनकी परछाइयां, पर पहचान कर करें भी तो क्या, किसके सामने गुहार लगाएं? यहां कौन सी कचहरी जुड़ रही है जो अम्मा के लिए न्याय करे? बाबा जब तक थे तब तक बात और थी। ज्यादा लाड़ न था तो ये नर्क भी तो न था। दोनों जने मिल बैठकर आपस में ही दुख सुख बांट लेते थे। ये प्यार ही था कि बाबा के हुक्के से लेकर बीड़ी तक अम्मा ही सुलगा कर देती, और कभी कभी जब बहुत प्यार आता बाबा बस देखते रहते और अम्मा उनकी बीड़ी निपटा देती। अब न बाबा रहे न सुख और प्यार भरे वो दिन। आंख औलाद कोई हुई नहीं। बाबा के जाने के बाद उनकी जमीन जायदाद पर सब कुत्तों की तरह टूट पड़े। पर कलह ऐसी मची कि किसी ने न किसी को खेत खलिहान लेने दिए न बोने दिए। अम्मा ने कुनबे से बाहर वालों को जमीन जोतने बोने को देनी चाहिए तो लठ बज गए। बस तब से ये ऐसी ही खाली पड़ी है, सबकी आंखों में चुभती, पर कोख में एक बीज रोपे जाने को तरसती। और अम्मा, उनकी खाली देह को तो बंजर जमीन जानकर सबके घोड़े खुल गए। जिस पर गर्मी चढ़ती अम्मा पर चढ़ बैठता। सब जानते हैं सबके बारे में, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। पहली बार जब उनका अपना देवर उनकी दीवार फांद आया था तो अम्मा गहरी दहशत में आ गई थी।
ऐसा सदमा लगा कि कई दिनों तक अम्मा को चूल्हे की ठंडी राख बुहारने का भी होश न रहा और न देहरी से बाहर कदम रखा। ये चढ़ते बुढ़ापे का बचपना ही था कि अम्मा को लगता था बूढ़ी विधवा का कौन क्या बिगाड़ लेगा। देवरों के बाद भतीजों ने, और फिर तो किसी रिश्ते नाते की पहचान ही न रही और किसी के ऐसा करने की कोई वजह भी न रही। अब अम्मा दहशत में नहीं आती, बस ऐसे रो पड़ती हैं जैसे चलते चलते कोई बच्चा गिरकर रो पड़ता है। देह तो दुखती ही है, मन भी खूब दुखता है, पर कौन देखे उनके घाव। बस कह देते हैं, रोवनवारी अम्मा। रोवनवारी कुबड़ी अम्मा कीचड़ में पड़ी पड़ी रो रही थी। ए मैया, जे डुकरिया सवेरे सवेरे फिर रोवन लागी। विशेषर की बहू ने जिराफ की तरह भीतर से ही दीवार से गर्दन उचकाकर देखा। वो खाना पका रही थी और अम्मा के रोने की आवाज बिल्कुल पास से आई तो उचक कर देखने लगी। देखा अम्मा कीचड़ में लथपथ पड़ी है। दौड़कर बाहर आई। ए अम्मा, यहाँ क्यों पड़ी हो? उठत से ना हो, जे बालकन की तरह डकरा काय को रही हो? ए बहना, ए जाने कौन है तो तू ही उठा, मेरे बस की ना है। विशेषर की बहू हाथ बढ़ाकर उठाती जाती थी और अम्मा को झिड़कती जाती थी। ऐसी बूढ़ी ना हो गई, हमारी अम्मा को देखो, तुम तो ठाड़ी हैं, उठो, नेक नेक में रोवन लागतो। तेरी अम्मा खाए दूध मिठाई, मेरी तो रोटी भी कुत्ता ले गो। पहले हाथ पैर धो लो, फिर खा लियो रोटी, अब हाल बनाई है। अम्मा की जान में जान आई। भले ही कीचम कीच हो गई, पर अब रोटी तो खा ही लेंगे। ये बहू अच्छी है, भला हुआ जो यहाँ गिरी। अब यही हो गई थी अम्मा की नियति। कभी कोई गिरा देता तो कभी कोई हाथ बढ़ाकर उठा लेता। सुख दुख, स्वर्ग नरक सब यहीं भोग रही थी अम्मा। भूख ज्यादा नहीं होती थी, बस 2 ही रोटी में पेट ऐसा भर गया कि अम्मा को अब शाम तक की कोई फिक्र नहीं थी। गाय को चारा डाल ही चुकी थी तो अब अम्मा दिन भर को निर्चू हो गई। कहीं भी घूमने जा सकती थी, किसी ठौर भी बैठ सकती थी। सोचा कहीं और जाने से अच्छा है यहीं बैठे विशेषर के यहाँ। इसकी बहू भली भी है और थोड़ी समझ वाली भी। रोटी खाकर अम्मा आंगन में आ बैठी। पंखा चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। देखकर अम्मा का मन ललचा गया। ए रेखा, काऊ से कह के मेरी छान भी छबवा दे, जे डुकरिया भी 2 घड़ी शांति से रह लेगी। मैं तो कह दूं, पर तुम्हारे घरैया ही लड़ जाएंगे, कहेंगे तू कौन है हमारे घर में लड़ाई लगवावे वाली। लड़े सब हैं, करे कोई ना है। सावन भादो सिगरो पानी पानी हो जाते, सर्दी गर्मी और बुरी। हम माँ छान छप्पर छोड़ो, अब तुम भी पक्का घर बनवा लो। सरकार ने इतनी योजना चला रखी है, प्रधानी से कहो। मुझे भाग इनको घरैया नाय कर रहे, सरकार कहाँ करेगी। अरे एक बेर पूछ के तो देखो। बहना, मोए ना समझ काऊ की, तू ही करवा दे जो तो पे होए। मैं तो अपनी सारी धरती तेरे नाम लिख जाऊंगी। अम्मा, तुम अपने पास रखो अपनी धरती, तुम्हारी धरती पे तो पहले ही बहुत जने मरे पड़ रहे हैं। तुम जाओ किसी दिन प्रधानी के पास, धरती छोड़ो घर बनवा लो, 2-4 दिन सुख के कट जाएंगे। अम्मा को बात कुछ कुछ भली लगी। पंखे की हवा खाकर दिमाग भी कुछ ठंडा हो गया, पेट भी भर गया था। आज पूरा दिन अम्मा के पास खाली था। सोचा काल करे सो आज कर। अम्मा की गीली धोती भी अब सूख चुकी थी। पीठ पर कुबड़ लादे अम्मा हौले हौले कदमों से प्रधानी के घर की तरफ चल पड़ी। पुलक में भरी अम्मा प्रधानी के घर की तरफ चली जा रही थी कि कुछ शैतान बच्चों ने लकड़ी उठाई और अम्मा को बैल की तरह हाँकना शुरू कर दिया। अम्मा ने छोटी मोटी गाली दी तो बच्चों को और मजा आने लगा। अम्मा बीच बीच में मुड़कर बच्चों को मारने की कोशिश करती तो बच्चे छिटक कर दूर हो जाते और फिर वही हाँकने का दौर जारी। सामने से गांव का ही एक और युवक कपिल आ रहा था। बच्चों की ये शरारत देखी तो डपट कर सबको भगाया। फिर लगा अम्मा का हालचाल पूछने। कितकू चली जा रही अम्मा इतनी घाम में? अम्मा मौन रही, कुछ न बोली कि जैसे किसी खास मिशन पर हो। वो अपना भेद किसी को देना नहीं चाहती थी कि जब तक काम न हो जाए किसी को नहीं बताना चाहिए। पता नहीं कौन विघ्न डाल दे, किसी के मन का नहीं पता चलता आजकल।
और जब से बाबा छोड़कर गए हैं अम्मा को किसी पर भरोसा नहीं रहा। कोई नहीं साथ निभाता, सब अपनी अपनी राह हो लेते हैं। अम्मा भी बस अपनी ही राह चली जा रही थी। राह में विघ्न मिले या ठंडी छांव, अम्मा किसी कारण रुकने वाली नहीं। ये पहली बार था जब गांव में कोई औरत प्रधान बनी हो, नहीं तो पहले प्रधान जी के घर के लोग ही प्रधान बना करते थे। वो वाला प्रधान का घर बहुत बड़ा है। घर क्या है, पूरी हवेली है, हवेली। ये तो अभी नई नई प्रधान बनी है तो रौब-दाब अभी वैसा नहीं है। तो ये छोटा वाला घर प्रधाननी का घर है, प्रधान के घर से छोटा, और जहां कोई भी ऐरा गैरा पहुंच जाता है। आज अम्मा भी बड़े अरमान लेकर यहां आ पहुंची थी। घर तो जाना पहचाना था, पर कभी सोचा नहीं था कि उन्हें भी कभी प्रधाननी से काम पड़ सकता है। सो नजदीक आकर सहम गई। ओ मोरी मैया, लोग बाग यूं ही कहते हैं प्रधाननी, ये तो पूरा प्रधान का घर लगता है। बाहर दालान का नजारा ही बड़ा भव्य था। दोपहर में भी बैठक जमी हुई थी। लोग चारपाई, मूढ़े, कुर्सियां डाले बैठे थे। कुछ लोग जमीन पर भी बैठे थे। बीच में प्रधान जी बहुत व्यस्त लग रहे थे। प्रधान जी यानी प्रधाननी के पति। भाई इतना बड़ा आदमी, उसके पास तो 100 काम होते हैं, और प्रधाननी थोड़ी अच्छी लगती हैं आदमियों के बीच यूं कुर्सी डालकर बैठती। तो सारा काम उनके पति यानी प्रधान जी ही संभालते हैं। अम्मा ने सब सुन रखा था प्रधाननी के बारे में, तो वो पहले से ही तैयार थीं कि प्रधान जी ही मिलेंगे पहले पहल तो। प्रधाननी बहुत सुंदर हैं, घूंघट करे रहती हैं, जब बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलती हैं। हाँ, हमने भी यही सुना है। अरे कहीं जाना हो तो प्रधान जी के साथ ही जीप में बैठकर जाती हैं। पढ़ी लिखी हैं तभी तो प्रधान बनी हैं, पर ऐसी गर्वीली नहीं कि पति को कुछ ना समझे। हाँ हाँ, घर की मान मर्यादा भी बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत भली हैं। ये भव्य दरबार, ऐसी मान मर्यादा वाली प्रधाननी और लोगों का ऐसा जमघट देखकर अम्मा खुद ही में सकुचा गई। आवाज ही गुम हो गई। कुछ कहने बताने की हिम्मत ही ना हुई। यूं पंखे की ठंडी हवा में और बैठी रहती तो उनकी आंख ही लग जाती। अब बताओ, ये कोई अच्छी बात है? बस यही सोचकर अम्मा लौट पड़ी। उन्हें कुछ नहीं कहना, बस सिर पर पल्लू संभाला और अपना कुबड़ पीठ पर लादे जिस राह आई थी उसी राह वापस हो ली। दूरी तो अब भी उतनी थी, पर अम्मा बहुत धीमे चलती थी। लौटते हुए धूप और कड़ी हो गई। जिस पुलक से चली आई थी वो भी अब निराशा में बदल गई। सोचा बिसेसर की बहू रेखा से ही कहेंगी। उनके बस का नहीं है प्रधान जी से सीधे बात करना। वो चाहेगी तो बिसेसर के साथ फिर चली आएंगी, वो जरा शऊर से बात कर लेगा। दुख का समय जब तक है तब तक तो काटना ही पड़ेगा। जहां इतने दिन काटे, कुछ दिन और सही। लौटते हुए मन हो रहा था सीधी बिसेसर के घर ही चली जाए, पर सकुचा गई। जो आज प्यार से बोल रही है पता नहीं कब डांट कर भगा दे। ऐसा अम्मा के साथ कई बार हो चुका था। जो लोग उन्हें कभी प्यार से बुलाकर बिठाते, वही अम्मा को कभी भगा भी देते। उन्हें अब इसकी समझ भी होने लगी थी कि कौन भला है कौन बुरा, कौन कब मान देगा कब अपमान कर झिड़क देगा। बस यही सोचकर अम्मा ने अपने घर जाना ही सही समझा। टूटा फूटा जैसा भी है तो अपना ही। चलते चलते थक गई थी, बस आकर पानी पिया। देखा गाय के लिए रखा पानी भी खत्म हो गया है। घड़ा उठाकर बचा हुआ पानी गाय के लिए डाल दिया। उसे भी प्यास लगाई होगी, वो भी उन्हीं की तरह बूढ़ी हो गई है, बस सार में बंधी रहती है। उसका तो खूंटा है और उसी से बंधी है। दूध भले न दे, पर अम्मा से प्यार का नाता है उसका। कभी माँ लगती है कभी बेटी। प्यार से अपनी गाय की पीठ सहलाई और एक कोने में जाकर बैठ गई। दिन भर की थकान और हारी हुई हिम्मत में 2 कदम चलना भी भारी होता है। टूटी छान बरसात में ज्यादा याद रहती है, बाकी दिन तो कट ही जाते हैं। यूं ही अम्मा भी अपना घर पक्का करवाने की बात लगभग भूल ही गई थी कि फिर एक और हादसा हो गया। अम्मा दोपहर में हैंडपंप से पानी भर रही थी कि सामने से हरीश आ गया। नाते में पोता लगता है, पर है एकदम बेहया। कुबड़ी दादी को हैंडपंप चलाते और पानी भरते देखा तो उसका दाव लग गया। ओ दादी तू मोए कर ले, मैं तेरा सब काम कर दे करूंगा।
अम्मा झुकी हुई हैंडपंप पर पानी भर रही थी कि उसने दादी के कूल्हों को बेहद बेहयाई से छू दिया और जल्दी जल्दी हैंडपंप चलाने लगा। अम्मा चौंक पड़ी। अब हिम्मत इतनी बढ़ गई है, शर्म लिहाज बिल्कुल उतार फेंकी है। इसकी तो अभी मजे भी नहीं फूली। शिखर चबाकर दांत काले कर लिए हैं तो सोच रहा है कि जवान हो गया है। अम्मा जितनी चौंकी उतनी ही दुखी हो गई। अब तक सबके घरों में नल लग गए हैं, बस उन्हें ही बाहर पानी भरने आना पड़ता है। फिर ग्लानि होने लगी कि इतनी दोपहर में जब कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता, उन्हें पानी भरने की क्या जरूरत थी। अब गांव में वो वाली बात कहाँ रह गई है। अब की घर बनवाएंगी तो नल भी घर के अंदर ही लगवाएंगी, गुसलखाना भी पक्का बनवाएंगी और पक्की चौखट, पक्का दरवाजा, उस पर सांकल भी पक्की। अम्मा के मन में फिर से पक्का घर हिलोर लेने लगा। उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उस दिन चली तो गई थी प्रधानी के घर, थोड़ी हिम्मत करके बोल ही देती। अब पानी का होश नहीं था। आधा भरा घड़ा ही उठाकर ले चली और घड़ा रखकर सीधे बिसेसर के घर। मन ही मन सोच रही थी, बिसेसर की बहू है तो भली, पर गुस्सा हो गई तो क्या पता। पर कैसे न कैसे करके वो उसे मना ही लेंगी बिसेसर को उनके साथ प्रधानी के घर भेजने को। कितने तो अरमान लेकर आई थी, पर बिसेसर के घर पहुंचकर पता चला कि बहू तो अपने पीहर चली गई है। अब किससे कहें। हिम्मत फिर कमजोर पड़ गई, पर हरीश के हाथों की पकड़ अब भी उन्हें अपने पीछे महसूस हो रही थी। कभी टपकती छत याद आ जाती तो कभी रेखा के पक्के घर में ठंडी हवा देता पंखा। अब जब तक घर नहीं बन जाता अम्मा को चैन पड़ने वाला नहीं था। जब कोई राह नहीं सूझी तो अकेले ही चल पड़ी प्रधानी के घर। दालान में पहुंचकर चुपचाप बैठ गईं कि जब तक कोई पूछेगा नहीं कुछ नहीं कहेंगी। दालान में भी पंखे लगे हुए थे। ठंडी हवा में कुछ सांस आई, पर मन में उथल पुथल जारी रही। बहुत देर से बैठी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शरबतों के गिलास आए तो अम्मा ने भी लपक कर एक गिलास उठा लिया। अब सबका ध्यान गया कि ये यहाँ क्यों बैठी है। प्रधान जी को घेरे बैठी मंडली में से ही एक आदमी पूछ बैठा, अम्मा तुम क्यों बैठी हो यहाँ, क्या बात हो गई? कुछ नहीं बेटा, मैं तो नेक बहू से मिलने आई। अम्मा ने अदृश्य प्रधानी को लक्षित करके दिशाहीन इशारा किया। कहो क्या बात है? बेहद शालीन स्वर में इस बार प्रधान जी बोले। इस मधुरता ने अम्मा की हिम्मत कुछ और बढ़ाई। ए बेटा, तुम्हारे बाबा तो रहे नाए, घर खेत कौन देखे, अब तुम्हारो ही आसरा है। नेक मेरी छान छपवा दो तो बड़ी कृपा होगी। अम्मा ने पूरी शालीनता और अनुग्रह से कहने की कोशिश की। अम्मा तो चाहती थी पक्का घर बनवाना, पर मुंह से बस इतना ही निकल पाया। छान का क्या करोगी अम्मा, छत डलवा लो पूरी, कौन रोक रहा है? ये सवाल था कि जवाब था, अम्मा को कुछ समझ ना आया और वो बिल्कुल चुप हो गईं। चेहरे पर कुछ खिसियाहट उतर आई, फिर निराशा और फिर दुख, बस आंसू ही ना निकले। गर्दन नीचे किए बैठी ही थी कि प्रधान जी की मंडली का ही एक और आदमी बोल पड़ा, अपना घर बनवाने से कौन रोक सकता है? भाई इस उम्र में आपको धूप घाम खाने की क्या जरूरत है? घर में कोई और नहीं है क्या? आदमी पढ़ा लिखा पर गांव के सामान्य ज्ञान से अपरिचित था शायद। मंडली के एक और आदमी ने कान में फुसफुसाकर कुछ कहा तो उसे कुछ ऐसा समझ आया कि इंटरव्यू में गलत जवाब देने जैसा पश्चाताप उसके चेहरे पर उतर आया। अब मंडली की चर्चा का केंद्र अम्मा ही थी। सब अम्मा के बारे में तरह तरह की बातें करके एक दूसरे का ज्ञानवर्धन कर रहे थे और अम्मा नीचे मुंडी लटकाए दीनहीन भाव से बस अपने बारे में कुछ जानी कुछ अनजानी सुने जा रही थी। बस बात नहीं हो रही थी तो अम्मा के घर की, जिसके लिए अम्मा इतनी उम्मीद लिए यहां चली आई थी। मंडली में दुखियारी, अपने ही कुनबे और गांव भर की सताई अम्मा की कथा समाप्त होने में ही न आती थी। तभी अंदर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि कुबड़ी अम्मा को मम्मी अंदर बुला रही हैं। बच्चा प्रधान जी का था, यानी प्रधानी खुद अम्मा को अंदर बुला रही हैं। मंडली थोड़ी चौकन्नी हुई और उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत देर से एक अनंत कथा में डूबे हुए थे।
अम्मा के लिए तो ये बिन मांगी मुराद के पूरे होने जैसा था। अम्मा ने तो क्या, वहां बैठे किसी भी आदमी ने नहीं सोचा था कि कुबड़ी अम्मा के लिए भीतर से बुलावा आ जाएगा। प्रधान जी का चेहरा भी थोड़ा सचेत हो गया। प्रधानी घूंघट में रहती हैं, उनका पूरा मान सम्मान करती हैं, पर कभी कभी ऐसे झटके भी दे जाती हैं। अब उन्होंने बुलाया है तो अम्मा को जाना ही होगा, कि जैसे मामला सीधे हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। अब निचली अदालतों की जिरह बेकार है। अम्मा पुलक में भरकर बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर का नजारा और भी सुंदर था। क्रोशिये से बने हुए बंधनवार दरवाजों पर टंगे थे। चौखटों पर बेल बूटे की गुलाबी हरी चित्रकारी की हुई थी। प्रधानी उसी बच्चे को पढ़ा रही थी जो उन्हें बुलाने आया था। सामने 2-4 मूंज के चटौने पड़े थे। उन्हीं में से एक चटौना उठाकर बच्चे ने अम्मा के सामने डाल दिया। अम्मा को लगा कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी के आदेश पर गणेश जी ने उनके लिए आसन बिछा दिया हो। वो भाव विभोर होकर उस पर बैठ गई। सम्मान पूर्वक बैठाए जाने में भी एक अजब सुख होता है। अम्मा को बार बार यह एहसास हो रहा था। भीतर से एक लड़की अम्मा के लिए गिलास भरकर मट्ठा ले आई। अब तो अम्मा के आंसू ही निकल पड़े। ए बहना, मुंह पे ना पिए जाए, जी बालकन को ही दे दे। तेरे दस्तन है गए, मेरे ताए तो जो ही बहुत है। कहो अम्मा, क्या बात है? मिश्री सी मधुर और सुघड़ आवाज में प्रधानी ने पूछा। अम्मा के कानों को ठंडक सी मिल गई। दुख में डूबी आवाज कर्कशा हो जाती है। सुखी गृहस्थिन ऐसी ही मधुर आवाज में बोलती होगी। अम्मा ने मन ही मन खुद को समझाया। फिर हिम्मत जुटाकर टूटी छान, फूटी किस्मत और सूखी देह को रौंदती सब दास्तान धीरे धीरे कह सुनाई। प्रधानी की आंखों में आंसू आ गए। सुनते सुनते गला रुंध गया। बच्चों को उन्होंने व्यथा कथा के बीच ही दादी के पास जाने को कह दिया था। माहौल बहुत गमगीन हो गया था। अम्मा की बस आज एक ही आस थी कि उनका घर बन जाए। अब प्रधानी को भी एहसास हुआ कि जो वो अखबारों में पढ़ती हैं वो तो उनके अपने गांव में ही हो रहा है, तो उनके प्रधान बनने का क्या फायदा? आजादी के इतने सालों बाद भी अगर एक बूढ़ी बेबस विधवा सिर छुपाने को छत नहीं जुटा पा रही है तो लानत है ऐसे लोकतंत्र पर। और बेकार है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी प्रधानी, उनके सब संकल्प। एक बार तो मन में आया कि अम्मा को अपने ही घर में रख लें, पर इससे सिर्फ अम्मा का भला होगा। उनमें वो आत्मसम्मान और सुरक्षा का भाव नहीं आ पाएगा जिसकी वो हकदार हैं। प्रधानी शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहती थी, पर गांव में परिवार में उनकी एक न चली और शादी होकर यहां आ गई। एक ही सुख था कि परिवार पढ़ा लिखा है और उनकी पढ़ाई लिखाई की इज्जत करता है। प्रधान जी ने तो ये भी कह दिया था कि कुछ साल रुककर वो एक स्कूल बनवा देंगे जिसे प्रधानी ही संभालेंगी। इसी दौरान जब उन्हें प्रधानी के चुनाव लड़ने का मौका मिला तो देश सेवा का उनका पुराना सपना फिर से जाग उठा। चुपचाप ब्याह दी जाने वाली भोली भाली लड़की से इस गांव की प्रधानी बनने तक जो काया पलट हुआ वो उनके पति के प्यार और सहयोग के कारण ही संभव हो पाया। नहीं तो वो क्या कर सकती थी अगर वो भी पिताजी की तरह उनकी बात न मानते। यही सोचकर प्रधानी वही सब करती थी जो प्रधान जी कहते थे, पर कभी कभी अपनी बुद्धि और कौशल का भी प्रयोग कर ही लेती थी जब पुराने संकल्प याद आते। इस बार भी उनके मन के भीतर वही ज्वाला दहक उठी थी जिसमें हर गरीब को उसका हक दिलवाना उनका संकल्प था। उन्हें घृणा हुई कि उनके गांव में भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही घर की बूढ़ी औरत को इतना दुख दे रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो जल्द से जल्द अम्मा का घर बनवाने में मदद करेंगी और कोशिश करेंगी कि अम्मा को सरकारी पेंशन भी दिलवा दें। कम से कम कुछ तो सहारा होगा। वो अम्मा का घर बनवाने में जरूर मदद करेंगी। इस वादे के साथ उन्होंने अम्मा को विदा किया। साथ ही एक लड़के को उन्हें घर तक छोड़ आने को भी साथ कर दिया। अब तो अम्मा का आत्मविश्वास न पूछो। अम्मा जैसे उड़ती हुई अपने घर को चली जा रही थी। प्रधानी की दी सुरक्षा उनके साथ थी। सब लौटती हुई अम्मा को देख रहे थे और उनके पीछे पीछे चले आ रहे रौबदार आदमी को भी। कुछ अम्मा ने बताई तो कुछ फैलते फैलते फैल गई कि अम्मा की प्रधानी के घर में कैसी आवभगत हुई। प्रधानी अब उनके लिए पक्का मकान बनवा कर देंगी।
कुछ लोग हैरान हुए तो कुछ ने अम्मा को मूर्ख साबित करने की कोशिश की कि अम्मा कहाँ प्रधानी की बातों में आ गई। कुछ ने तो दिन भी गिन लिए कि चुनाव आने वाले होंगे तभी प्रधानी इतना उपकार दिखा रही हैं। पर कई बार गिनने के बाद भी हिसाब कुछ बैठा नहीं कि अभी प्रधानी को प्रधानी बने 1.5 साल ही बीता होगा। फिर ये कहकर मन को तसल्ली दी कि कहीं तो चुनाव होंगे, प्रधानी अपनी उसी पार्टी को खुश करने के लिए ये कर रही होंगी। दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। कभी प्रधानी के घर से अम्मा के लिए भोजन आ जाता तो कभी कोई बुलावा। अब तो बहुओं में भी अम्मा की खूब पूछ होने लगी कि अम्मा का उठना बैठना प्रधानी के संग है। विशेषर की बहू ने भी मीठा सा ताना दिया, ओ अम्मा, अब क्यों आने लगी यहाँ? अब तो उठना बैठना प्रधानी के घर है। बाबा के जाने के बाद अम्मा को अपने जीवन में पहली बार जीवन का एहसास हो रहा था। प्रधानी कहीं अंगूठा लगाने को भी कह देती तो भी अम्मा ऐसी खुश हो जाती जैसे उन्हें खजाने की दबी गागर मिल गई हो। प्रधानी से ही उन्हें मालूम पड़ा कि उनके खाली पड़े खेत में कटहल के जो पेड़ खड़े हैं ना, वो भी किसी खजाने से कम नहीं। और ये आश्वासन भी दिया कि प्रधानी खुद किसी से कहकर उनके खेत बटाई पर लगवा देंगी। धरती खाली पड़ी रहने से तो अच्छा है आधी फसल ही मिल जाए। अम्मा ने कहाँ सोचा था कि बुढ़ापे में आंखों में इतनी रोशनी आ जाएगी। और एक दिन तो प्रधानी ने अम्मा को फोटो खिंचवाने के लिए बुला लिया। ए बहना, मैं ना अच्छी लगती फोटो खिंचवाती, तू अच्छी लागे, तू खिंचवा ले। अम्मा ने शर्माते हुए लाड़ में भरकर प्रधानी से कहा, फोटो तो आपको ही खिंचवाना होगा, तभी तो घर बनेगा। एक के बाद एक ऐसे खुशियां अम्मा के जीवन में दस्तक देंगी, अम्मा ने सोचा भी नहीं था। अब तो अम्मा कभी पल्ला सीधा करें, कभी माथे पर खींच लाएं, बस किसी तरह उनकी फोटो खिंच जाए। यौवन की उमंग फिर से जाग गई कि उनकी फोटो बिल्कुल उतनी ही सुंदर लगे जितनी सुंदर वो कभी हुआ करती थी। फोटो खिंचा, अंगूठे लगे, कागज पत्तर तैयार हुए। अम्मा से खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, पर राज मन में दबाए रही। कभी कभी अम्मा को ख्याल आ जाता कि अगर कभी प्रधानी उनके घर आ गई तो उसे बैठाएंगी कहाँ। सब खटिया तो झूला हो गई, बक्से में पुरानी कढ़ाईदार चादरें तो पड़ी हैं, पर खटिया भी तो अच्छी होनी चाहिए। उन्हें मूंज के वो चटौने याद आ गए जो प्रधानी के घर करीने से एक कोने में बिछे रहते हैं। लगा खटिया जब बनेगी तब बनेगी, चटौने तो वो खुद ही बुन सकती हैं। ऐसा भी कहीं बुढ़ापा नहीं आ गया। ये तो दुखों ने दोहरी कर दी, नहीं तो उम्र तो उनकी विशेषर की अम्मा से भी कम है। हाँ, रंगीन चटौना बनाऊंगी, क्या पता प्रधानी कब इस घर आ जाए। अम्मा खेतों के किनारे से मूंज काट लाई, रामेश्वर की बहू से रंगदार टिकिया मांग लाई और जुट गई अपने काम में। अब खाली दोपहरियों में इधर उधर घूमने के बजाय अम्मा अपना चटौना बुनने में लगी रहती। बहुत साल बाद ये काम फिर से करने की ठानी थी, तो पहले जैसे गति तो न थी, पर हिम्मत बांध ली थी तो करके ही दम लेंगी। चटौना बुनते बुनते पसीना पसीना हो जाती, तो सोचती 2-1 पंखे भी बुन लेने चाहिए, ऐसी गर्मी में कैसे घड़ी भर भी बैठ पाएंगी प्रधानी। तो कभी सोचने लगती, आंगन कैसा खोरा हो गया है, लीप ही लेती तो अच्छा होता। अब क्या हुआ जो पक्का नहीं है, लीप कर साफ सुथरा तो रखना ही चाहिए। इधर प्रधानी के घर में कलेश हो गया कि प्रधानी उस कुबड़ी अम्मा के पीछे मती हार रही हैं। इतनी योजनाएं हैं, घर बनवाने को कौन मना करता है, खाता भी खुलवा देंगे, पेंशन भी बंधवा देंगे, पर अपना हिस्सा तो रखना ही चाहिए। जानती नहीं हर चीज के लिए ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, और आए गए जो इतनी मंडली दिन भर दालान में बैठी रहती है, उसका चाय पानी का खर्चा कौन से सरकारी फंड में से आता है, सब इसी तरह निकालना पड़ता है। प्रधानी कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं थी, बस अड़ गई। आपको हमारी सौगंध जो अम्मा के 1 पैसे पर भी नजर डाली, उन पे पहले ही विपदा की कौन कमी है जो आप अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे तो पूरा घर भी नहीं बन पाएगा उनका। जबकि प्रधानी तो चाहती थी कि अम्मा को पक्के घर के साथ साथ नल भी लगवा दे, शौचालय भी बनवा दे और पेंशन भी बंधवा दे। मामला कुछ भावुक सा हो गया था। पढ़ी लिखी, सुंदर,
दृढ़ संकल्प युवा प्रधानी और बूढ़ी विधवा कुबड़ी अम्मा की दोस्ती के किस्से गांव भर में कहे सुने जाने लगे। पूरे कुनबे की छाती पर तब पटेला चल गया जब ईंटों भरा ट्रक अम्मा के आंगन में खाली किया जाने लगा। बस भैया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो अम्मा नहीं आए किसी के हाथ भी। घर कुनबे के लड़के थोड़े हैरान हुए और ज्यादा परेशान। अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं। अम्मा ने हैंडपंप से ताजा पानी भरा, उसमें बताशे घोले और सब मजदूरों को ठंडा पानी पिलाया। दौड़कर आसपास में जो दिखा सबको बुला लाई कि उनका पक्का घर बन रहा है, प्रधानी बनवा रही हैं। अम्मा तो अब किसी प्रधान से कम नहीं। चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ गई, चाल में एक तेजी आ गई। दिन बीतते बीतते दीवारें अम्मा से ऊंची हो गईं, चौखटे चढ़ गईं और एक दिन पक्की छत भी बन गई। अम्मा के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, जो एक एक ईंट करके उनके सामने पूरा हो रहा था। कहाँ टूटी छान, कहाँ लाल लाल दीवारों पर डली पक्की छत। ऐसी छत जिस पर पंखे भी टंग सकते हैं, बल्ब भी जल सकते हैं, दरवाजे पर कुंडी भी लगाई जा सकती है। ऐसा सुख जिसे पूरा बताने को अम्मा के पास शब्द नहीं है। हर घड़ी वो इस सुख को केवल महसूस कर पा रही हैं और उसकी चमक पूरी देह में महसूस होने लगी है। सबसे पहले प्रधानी के घर बताशे लेकर पहुंची अम्मा कि उनका घर बन गया, नल भी लग गया और टट्टी ऐसी सुंदर बनी है कि जंगल फिरने बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। प्रधानी तो साक्षात देवी बनकर जीवन में आई है। सो एक बार फिर से ये कहकर खुश कर दिया कि अब जल्दी ही तुम्हें गैस वाला चूल्हा दिलवा देंगे, लकड़ी फूकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा संपन्न बुढ़ापा उन्होंने जवानी में भी नहीं सोचा था। अम्मा तो बस प्रधानी के पैरों में गिर गई, पर प्रधानी ने उन्हें अपनी सहेली बना लिया था। पैर छूने भी न पाई थी कि पकड़कर छाती से चिपटा लिया। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। ए मोरी मैया, किस माँ ने ऐसी देवी जैसी लड़की जनी है। भगवान तुझे बार बार प्रधानी बनाए। फिर गांव भर में इस खुशी को बांटा। नए घर के बताशे बांटती अम्मा को अपनी धोती पुरानी लगने लगी और देह नई। वो एक नए जीवन में प्रवेश कर रही थी, जहां रोवनवारी अम्मा नहीं, घड़ी घड़ी खुशी के बताशे बांटती अम्मा रहने वाली थी। गांव के लड़कों को अम्मा की ये खुशी अजीब सा एहसास दे रही थी। खुश तो नहीं थे, पर प्रधानी के डर के मारे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। हर समय प्रधानी के भेजे आदमी ईंट रेती के पास खड़े रहते। एक ईंट उठाने का भी मौका नहीं मिल पाया। सलाह बनी, मकान बन गया तो ओढ़ी फिर रही है, किसी दिन दबोच लेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। प्रधानी कितने दिन रखवाली कर लेंगी इसकी। सबसे अनजान अम्मा ढलती शाम में अपने नए घर के आंगन में पैर फैलाए बैठी थी कि हरीश अंदर घुसा चला आया। ओ दादी, अब नए घर में अकेली काहे कर रही? अब तो तू मुँह कर ले। हरीश ने तंबाकू चबाए दांतों और चेहरे पर घृणित भाव भरकर बस इतना ही कहा था कि अम्मा क्रोध में चिल्ला पड़ी। हट जाओ, मर जा कहूं है जाके, सोग उठाए तेरी तेरे ही कर दूं तेरी। अम्मा की यह आक्रोश भरी आवाज और ये भारी भरकम गालियां गांव के लिए नई थी। हट जाओ। आसपास की सब औरतें बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। मर जा कहूं है जाके। अम्मा में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उनके हाथ में चिमटा, फुकनी, बेलन, झाड़ू जो आया वो फेंकती जाए और गालियां देती जाए। सोग उठाए तेरी तेरे ही कर दूं तेरी। ये ख्याल भी न रहा कि जिस लड़के की तेरहवीं करने और शोक मनाने की वो गालियां दे रही हैं, वो नाते में उनका पोता लगता है। हरीश जिस हौसले से आया था उसी रफ्तार से भाग खड़ा हुआ, पर अम्मा तो अब शांत ही न होती थी। गुस्से से आग बबूला वो तब तक सामान उठा उठा कर फेंकती रही जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो गया कि हरीश अब जा चुका है। थक गई पर गुस्सा शांत न हुआ, न एक भी आंसू निकला आंख से।
आक्रोश और आवेश में दहरी के बाहर तक निकल आईं कि कोई और तो नहीं, आज सबको बाहर खदेड़ देंगी, ये उनका अपना घर है। अम्मा को लगा कि आज उनकी पीठ पर कुबड़ का भार नहीं है और उनका कद पहले की ही तरह सीधा होने लगा है। ए अम्मा, आज तो कतई जबरजंग है गई। ये रेखा की आवाज थी। अम्मा के स्वाभिमान की जीत में अपनी मुस्कान शामिल करती वो अपने आंगन की दीवार से जिराफ की तरह गर्दन निकाले मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ठंडी है, जाओ और आ जाओ, रोटी खा लियो, अभी हाल बनाई है। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्वता शर्मा की आवाज में योगिता यादव की कहानी नए घर में अम्मा। ये कहानी हंस पत्रिका के मार्च 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Shunya One, Sheila Ditya and myself are joined by Ashish Dave, CEO of Mirai Asset Adventure Investments. We talk about their current investment bets and how COVID has affected the funding process. On Getting Meta, marketing professional Lavanya Mohan shares with Chuck how content is always determined by the audience. On Candid Kanan, Kunal Kapoor, Dino Moria and Drashti Dami join Siddharth to talk about their latest release, The Empire. Learn how to be a business champ on The Habit Coaches. Ashton talks to Malay Damania, business coach and author of Business Champ. And on Tere Mere Raste, Keshav recounts the night he first visited Kashmir under the black cloud of terrorism. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors this week on the network, Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.